नमस्कार दोस्तों, आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे, जिसका पूरा 80 क्वेश्चनों का पेपर होगा और हर सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर है वो सब्जेक्ट के अनुसार आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज का। आज पहला पेपर है और देखते हैं हम इसके लेवल के अनुसार जो पर्सन आए हुए हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हिंदी का हमारा पहला प्रश्न है कि संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो संज्ञा का प्रकार, संज्ञा है वो 3 प्रकार की बता रखी है। इसमें दे रखा है जातिवाचक, ये तो होती है। फिर दूसरा दे रखा है व्यक्तिवाचक, ये भी होती है। और तीसरा दे रखा है भाववाचक, ये भी होती है। तो लास्ट में विकल्प बच गया देशवाचक, और देशवाचक नाम की कोई संज्ञा नहीं होती है। इसका मतलब है इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? देशवाचक। दूसरा प्रश्न है हमारा, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा में देखो 4 विकल्प है। राष्ट्रीय, इसके बाद में राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता और सौराष्ट्र। इस राष्ट्र में से ये विकल्प तो ऐसे क्लियर है कि ये तो नहीं होगा, सौराष्ट्र तो होगा नहीं, न होगा राष्ट्रीय। अब बचे हमारे पास 2, एक है राष्ट्रीय और एक है राष्ट्रीयता। यानी राष्ट्रीयता में ता प्रत्यय जुड़ जाता है, और तार प्रत्यय जब जिसी में प्रत्यय जुड़ता है और प्रत्यय जुड़ने के बाद वो संज्ञा हमेशा और हमेशा कौन सी होती है? भाववाचक होती है। तो दूसरे में हो गया सी। तीसरा है हमारा विकल्प, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिनमें सभी के सभी जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा के हैं? भाववाचक संज्ञा के है। तो इसमें देखो हम ऐसे पहचान करते हैं, जैसे पुस्तक है, कौन सी संज्ञा हो गई? ये पुस्तक, ये पुस्तकों में लिया जैसे जातिवाचक शब्द आ गया। इसमें हमें बालक मिल गया, इसका मतलब ये भी भाववाचक नहीं है, ये भी भाववाचक नहीं है। 2 विकल्प क्लियर। तीसरा हमारा इसमें सौंदर्य, अपनाना, इसमें निपुण शब्द मिल गया, इसका मतलब है ये भी नहीं है। बच्ची कौन? बच्ची जो एक तो ईर्ष्या भाववाचक संज्ञा होती है, बचपन भाववाचक संज्ञा होती है, और नैतिक इसके पीछे ता प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए तीनों के तीनों शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के हैं। और विकल्प नंबर 3 इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। यानी विशेषण से हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। शब्द है विद्वान, विद्वान से विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा विधाता नहीं होगा। दूसरा विकल्प विदुषी नहीं होगा। तीसरा वरदान नहीं होगा। विकल्प हमारे पास बचता है कौन? विद्वता, और विद्वता है वो है विद्वान विशेषण शब्द से भाववाचक में हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे क्या जुड़ गया है? ता प्रत्यय जुड़ गया है, और ये बन जाता है विद्वता। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर विकल्प। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। जब वक्ता के पास के या दूर से संबंधी अगर हम जिस सर्वनाम की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? देखो निश्चयवाचक है, जैसे निश्चयवाचक में यह है वह है। निजवाचक है, निजवाचक तो होगा ही नहीं। इसके बाद में संबंधवाचक है, नहीं होगा। अनिश्चयवाचक है, नहीं होगा। यानी जिस सर्वनाम से वक्ता के पास व दूर के लिए किसी वस्तु का बोध होता है तो वो सर्वनाम हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह शब्द है वो नजदीक के लिए प्रयोग किया जाता है, और वह शब्द है वो दूर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न है हमारा। छठा प्रश्न है कि उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम का भेद है। उसने सर्वनाम है वो कौन से सर्वनाम का भेद है?
तो उसने, ये जो सर्वनाम है ये न तो होगा संबंधवाचक, क्योंकि संबंधवाचक में जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक में जैसी वैसी सर्वनाम। निजवाचक में अपना स्वयं, यानी ये भी नहीं होगा। निश्चयवाचक यह वह, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा हमारे पास है? पुरुषवाचक है। तो उसने जो सर्वनाम है वो कौन सा सर्वनाम है? तो वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। एक वाक्य का दूसरे के साथ परस्पर संबंध करना ही कौन सा होता है? संबंधवाचक होता है। और इसमें जो सर्वनाम होगा वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 8 नंबर है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ जो सर्वनाम होता है ये हमेशा अनिश्चितता बोध कराते हैं, और जब इससे कोई चीज की निश्चितता नहीं होती है, इसलिए इसमें जो सर्वनाम होगा वो होगा अनिश्चयवाचक। प्रश्न नंबर 9 देखो, नीली साड़ी। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक नहीं होगा, क्योंकि परिमाणवाचक में तो नापतोल का संबंध होता है। संख्यावाचक नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो संख्या का बोध होता है। सार्वनामिक नहीं होगा, क्योंकि उसमें सर्वनाम का बोध होता है। बच गए कौन है? गुणवाचक। और इसमें जो विकल्प नंबर 4 है वो राइट होगा, क्योंकि नीली साड़ी, इसमें साड़ी की विशेषता बताई है कि वो क्या है? नीली है, यानी ये जो विशेषण होगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 10, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। यानी हमें पूछा है कि ये जो वाक्य दिया है इसमें बीच में से जो शब्द मिला हमें खोटी सी, ये शब्द है कौन से विशेषण का है? संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण में हमेशा संख्याओं का क्या होगा? प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं गुणवाचक। बिल्कुल गुणवाचक, क्योंकि इसमें चांदी की विशेषता है कि वो क्या है? खोटी सी दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें जो विकल्प नंबर बी है जो विशेषण होगा वो कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में देखो, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य कौन होता है और विशेषण कौन होता है? तो विशेष्य तो वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं। तो जो विशेषता बताने वाले होते हैं वो तो होते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो देखो इसमें किसकी विशेषता बताई है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो इसमें जो विशेषण हो गया वो हो जाएगा अपना प्राण, और विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं अगला 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देखो, अभी बात की थी मैंने विशेष्य, और हमें आगे मिल ही गया विशेष्य। विशेष्य वह शब्द है, विशेष्य वह होता है कि देखो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, एक है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो हमेशा विशेष्य होते हैं। अगला प्रश्न है, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है? विशेषण विशेष्य का मतलब ये हो गया कि दोनों का आपस में विकल्पों में संबंध होना चाहिए। यानी आधे चोर, यानी चोर की विशेषता बता दी कि वो आधे हैं, इसमें भी विशेषण विशेष्य है। 8 बड़े चोर, यानी इनमें जो चोर है इनकी विशेषता बता दी कि वो क्या है? बड़े हैं, इसमें भी विशेषण विशेष्य है। बड़े चोर, यानी इनमें भी विशेषता बता दी, इसमें विशेषण विशेष्य है। तो बचा हमारा पुलिस की लापरवाही, और विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो।
परिवार में उस व्यक्ति के चली जाने की सदैव बनी रहेगी कांति नहीं, उभार नहीं, कटुता नहीं, यानी परिवार में उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहेगी। विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 15 है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करनी है। देखो वह रखकर देखो, वह तरल पदार्थ में होता है नहीं, सुंदरी तरल अवस्था में होता है नहीं, कुछ तरल अवस्था में होता है नहीं, और विकल्प नंबर सी पारा हमेशा तरल अवस्था में होता है। तो रिक्त स्थान की जगह क्या आ जाएगा? पारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होता है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि छांटनी है सर्वनाम के लिए। तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, एकदम राइट है, इसमें कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं है। मुझे पता है कि आज वह यहां आएगा, कोई प्रकार की सर्वनाम की त्रुटि नहीं है। इसमें देखो तुम, तेरा, घर, स्वयं, खुद, इसमें से एक ही आएगा। तुम, तुम्हारा, तेरा नहीं, तुम, तुम्हारा, घर, या तो स्वयं रख लो या खुद रख लो, दोनों में से आएगा। और इसमें सर्वनाम की क्या है? त्रुटि है, इसलिए इसमें विकल्प नंबर सी हो जाएगा। और वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया है, ये भी राइट है। तो अशुद्धि पाई गई है, इसलिए इसमें विकल्प नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला हम प्रश्न लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पुराना बिल्कुल नया, पुराना क्या बताता है? विशेषता बताता है। आप नहीं, आप से कोई विशेषण नहीं बनता है। आप है ये सर्वनाम है, विशेषण है ही नहीं। विकल्प नंबर बी, यानी आप है वो विशेषण शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कौन से विकल्प में दिए गए शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो जो ही, तक, पर नहीं होंगे, आज, आजकल, प्रतिदिन, समय के बारे में नहीं होगा, और इसके बाद में केवल, कदाचित, शायद। वेरी गुड। ये देखो रीतिवाचक का जो उदाहरण होता है वो होता है केवल, कदाचित और शायद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। देखो शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है। तो शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण का शब्द अकर्मक क्रिया होती है, नहीं होगा। सकर्मक क्रिया होती है। इसने पूछा है क्रिया विशेषण, क्रिया हमेशा विकारी शब्द होता है और क्रिया विशेषण हमेशा अविकारी शब्द होता है। इसमें आ गया विकारी, तो शब्द विचार की दृष्टि से विकारी आ गया, इसलिए यही होगा। बचा हमारा क्या? अविकारी। तो क्रिया विशेषण हमेशा और हमेशा अविकारी शब्द होता है। विकल्प नंबर 4। लास्ट प्रश्न है हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है? तो भागना अपने आप में क्रिया है, दौड़ना अपने आप में क्रिया है, गाना अपने आप में क्रिया है। ये जो शब्द होता है लड़ाई, और लड़ाई में जब आई प्रत्यय जुड़ता है तो हो जाता है लड़ाकू, और लड़ाकू हमेशा कौन सा होता है? क्रिया विशेषण होता है। इसलिए इसमें विकल्प नंबर बी है वो होंगे। और आगे जो जीके के प्रश्न है वो हमारे सर इमिचंद जी आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो आइए सर। धन्यवाद सर आपका। हिंदी का मैटर आपने देख लिया। अब अपने आते हैं भी जीके की ओर। ठीक है, फटाफट 10 मिनट में अपने जीके कर देंगे भी, क्योंकि एसएससी जीडी का जब भी आप एग्जाम दोगे ना तो आपका सबसे पहले आपको क्या करना है? जीके करना है भी। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। देखिए भी आज का पहला प्रश्न क्या है भी? 21 नंबर क्वेश्चन। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, कोई सूत्र ना, मैथ रीजनिंग की तरह सूत्र तो लगाना नहीं है अभी, बस आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घोड़े मोदनी। ये क्या है भी? तो गोवा का नृत्य है भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। 22 नंबर प्रश्न क्या है? लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो लावणी, देखो लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है भी? 23 नंबर। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी, याद रखना आदिवासी समुदाय से है? तो सिंपल सा प्रश्न है भी, झारखंड से है। किससे है भी? झारखंड से। आगे बढ़े। उसके बाद में 24 नंबर प्रश्न आपका क्या है?
तो हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? नदी पूछा है भी इसने, एसएससी में नदी पूछेगा भी, तो याद रखना भी कौन सी नदी पर है भी? सिंधु नदी पर, क्योंकि ना ही झेलम, ना ही घग्गर और ना ही व्यास, बची कौन सी? सिंधु नदी। जिसके पीछे दड़ो है वो सारे के सारे कहां मिलेंगे? पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे। आप रावी नदी रट लेना भी, रावी नदी से प्रश्न पूछा ही जाता है। रावी नदी के तट पर कौन सा है? हड़प्पा है भी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि संभवतः मेहरानगढ़ में कपास की खेती कपास की खेती होती थी, तो यहाँ पे वर्ष पूछा है, सन पूछा है, तो याद रखना 7000 साल पहले। आगे बढ़ते हैं भी। 26 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया जाता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, मेहरानगढ़ में भी नहीं है, महागढ़ा में भी नहीं है और हलूरा में भी नहीं है। ध्यान रखना भी, ये जो जेडाइट पत्थर है ये ब्रह्मपुत्र में पाए जाते हैं, जो गलियारे जाते हैं ना म्यांमार की ओर, वहां पाए जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के अंदर जो पहाड़ियां हैं उस पहाड़ी का क्या नाम है? दाओजली हेडिंग्स, इस पहाड़ी के अंदर ये पत्थर पाए जाते हैं भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भी। 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? हाथों की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, तो याद रखना भी भारतीय जो संविधान है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। समझ में आई? अगर निर्माता पूछ ले तो भीमराव अंबेडकर, सलाहकार पूछ ले तो BN राव। बात समझ आ रही है? सलाहकार यानी पूरे देशों का संविधान पढ़ के लेके आया था अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? 28 नंबर, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी भारत के अंदर कैसी प्रणाली है? एकात्मक है या संसदात्मक है? बताइए भी। ये आपको सिंपल प्रश्न यही है, तो याद रखना भी ऑप्शन नंबर सी, भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है भी, ठीक है। एकात्मक प्रणाली इंग्लैंड में है भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है? तो ऑप्शन नंबर सी, याद रख लेना भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। और ध्यान रखना भी, सिरकी जलप्रपात यानी झरना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य भी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है भी। आगे बढ़े, कौन सा क्वेश्चन आ गया? हाँ, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न क्या है? चूलिया जलप्रपात में डैश डैश में चंबल नदी पर स्थित है। तो पूछा है भी कौन से राज्य पूछा है भी, तो सभी को पता है, बच्चे को पता है, 5वीं क्लास में पढ़ा दिया जाता है, तो याद रखना भी राजस्थान के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? तो गरीबी हटाओ, गरीबी कब हटेगी? जब हम एक हो जाएंगे। तो हाथ में उंगलियां कितनी? 5, तो ये जब 5 उंगलियां एक हो जाएगी तो गरीबी हट जाएगी। तो पंचवर्षीय कौन सी योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था भी? गरीबी हटाओ। आगे बढ़े, बिल्कुल भाई। देखिए भाई 33 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो पहली योजना थी भी, ये तो सभी को पता है, पहली ही योजना थी भाई। किसी को कोई दिक्कत? 1951 से 56 तक चली थी भी। आगे वाला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं है? तो आपको ये प्रश्न, आप जैसे ही ऑप्शन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा भी कौन सा होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज इसका करेक्ट आंसर होगा भी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है भी? देखो, तत्व संयोजकता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो याद रखना फ्लोरीन और बोरॉन दोनों ही नहीं है, तो याद रखना भी इसका राइट आंसर क्या होगा? न तो ए है और न ही बी है भी। आगे वाला क्या पूछ रहा है कि आप एक ग्लाइको कैलिक्स
को क्या कहेंगे जो एक ढीली अछंद प्रकार की है? तो यार ये छोटे छोटे प्रश्न है, बच्चों वाले प्रश्न है भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है, यानी बनता कैसे है? तो याद रखना भी ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं भाई, 2 क्वेश्चन रह गए, आराम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाई 38 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बार बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। देखिए भी 38 नंबर प्रश्न क्या है? 38 नंबर प्रश्न क्या है इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? सुंदरवन डेल्टा। तो समझो भी, ये हमारा, सुनो भी, ये हमारा भारत है भी। थोड़ा सा एक बार देख लो, ये हमारा क्या है भी? भारत है। तो इधर से कौन सी नदी आती है? गंगा नदी। यहां से कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। तो ये जो बांग्लादेश और भारत, ये दोनों देश यहाँ क्या बनाते हैं भी? सुंदरवन डेल्टा। भारत के किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल। और अब जो बंगाल है उसके, तो बांग्लादेश है उसके, तो जड़ों के अंदर क्या बनता है भी? सुंदरवन डेल्टा। तो अगर आपसे पूछ ले भारत का राज्य है तो पश्चिम बंगाल कर देना, अगर देश पूछ ले तो बांग्लादेश। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न क्या है भाई? निम्न में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ध्यान रखना गंगखर। ये क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो भाई सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, इसे एटम बम कहा जाता है। और ये लाइसोजाइम ही कोशिका के अंदर पाचन का काम भी करता है। तो हमारा जीके का पोर्शन खत्म होता है। अब जो हमारे आने वाले टीचर हैं वो आपको रीजनिंग करवाएंगे, सुरेंद्र शर्मा जी। आइए सर। धन्यवाद गुरुदेव। एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत आज चली है। अपनी पहला टेस्ट आपको दिया गया है। पहले टेस्ट के अंतर्गत आपको बताया गया है कि आने वाले 80 क्वेश्चनों का शेड्यूल किस प्रकार से रहेगा और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि हमारे द्वारा टाइम की गरिमा को भी मद्देनजर रखा गया है, उस गरिमा को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चनों को हल किया गया है। अभी पहला तो हो ही गया है, आपको पहले बता दिया गया है भी। यहाँ पर भी जीके का पोर्शन आपको करवा दिया गया है, हिंदी का पोर्शन मेरे लाडले विद्यार्थियों आपको करवा दिया गया है। डेली का शेड्यूल जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हमारा शेड्यूल ये रहने वाला है। पहला प्रैक्टिस सेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें 2 सब्जेक्टों के बारे में आपको बता दिया गया है। आगे अपने रीजनिंग के सब्जेक्ट की अपन बात करेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन की अपन करते हैं बात। मेरे लाडले विद्यार्थियों क्या रहेगा? निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। विषम का मतलब अलग है, उसको छांटना है। ध्यान देना, यहां पर भी एच आ रहा है, इसमें भी एच आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें भी अंत में एक्स आ रहा है, इसमें भी पी आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? एन आ रहा है, इसमें एफ आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? एफ। मतलब इसके अंतर्गत कौन सा रहेगा? डी आंसर अपना क्या रहेगा मेरे लाडले विद्यार्थियों? सही रहेगा। पहला और लास्ट अपना सही रहेगा। क्या रहेगा? पी और लास्ट में पी आ जाता तो ये अलग नहीं होता, अन्यथा ये क्या रहेगा मेरे लाडले विद्यार्थियों? अलग रहेगा। ध्यान देना, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। क्या छांटना है? विषम युग्म। एच कितने पर आता है? 8 पर। एच जे कितने पर आता है? 10 पर। जम्मू कश्मीर में गोलियां चली थी भाई साहब 10 और 11 में। एन आता है 14 पर। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14। एक शेड्यूल चल रहा है अपना। वी कितने पर आता है? 22 पर। वाई कितने पर आता है? 24 पर। ए कितने पर आता है? 1 पर। और सी कितने पर आता है? 3 पर। ध्यान देना, यहां से अपन बात करेंगे 8 और 2 10, और यहां से अगर बात करें 12 और 2 14, 22 और 2 24, 1 और 2 कितना आएगा? 3। एन की बात करें, एन आता है 14 पर, पी आता है 16 पर, आर 18 पर, टी कितने पर आता है? 20 पर आता है। 14 और 2 16, 18 और 2 20। एक्स आता है कितने पर? 24 पर। जेड कितने पर आता है? 26 पर आता है। बी कितने पर आता है? 2 पर। और डी कितने? ये देखना भी वी 22 पर आता है। वाई गलत लिख दिया, वाई 25 पर आएगा।
ये डी तो सही रहेगा अपने पास में, आंसर क्या आएगा बी आंसर इसका सही रहेगा। वाई कितने पर आता है 25 पर आता है, शेड्यूल नहीं बन रहा है सीधा, तो बी आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही रहेगा। विषम युग्म की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्न अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। विषम युग्म छांटेंगे, देखना एल आता है मेरे लाडले विद्यार्थियों 12 पर, यू आता है 21 पर, एक्स कितने पर आता है 24 पर आता है। यहां से अपन बात करें ओ आता है 15 पर, एल आता है कितने पर 12 पर, और डब्ल्यू आता है कितने पर 23 पर, एच आता है 8 पर, जी आता है 7 पर, और ई कितने पर आता है 5 पर आता है। कितने पर आता है 5 पर आता है। यहां से अपन बात करेंगे बी 6 पर, जे 10 पर, और पी कितने पर आता है 16 पर। इसके अंतर्गत सारे आए हुए अक्षर क्या है सम है, क्या है सम। सम संख्या का क्रम दिया गया है, कौन सी संख्या का क्रम है सम संख्या में आए हुए हैं 6 10 16। बाकी में एक एक क्या आया है, बाकी में एक एक विषम आया है, 21 आ गया, 7 आ गया, और यहां पर कितना आ गया, यहां पर 23 आ गया। सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा मेरे लाडले विद्यार्थियों सही रहेगा। सादृश्यता के वर्गीकरण के क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर छोटी छोटी त्रुटियां होती है जो अपने को ध्यान रखनी है। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। भाई साहब जी कितने पर आता है 7 पर, जे कितने पर आता है 10 पर, 7 से 3 10, ठीक है। जे कितने पर आता है 10 पर, एन आता है 14 पर, 10 और 4 14 अलग बन गया। ये आता है क्यू का मतलब खतरा और बोले तो 17, और यू आता है 21 पर, 17 और 4 है 21 है। एन आता है 14 पर, आर आता है 18 पर, 14 और 4 18। इसका आंसर क्या रहेगा ए रहेगा, क्योंकि इनके बीच में मेरे लाडले विद्यार्थियों गैप है 3 3 का, और बाकी में इसके अंदर 3 का गैप है, और बाकियों में कितने कितने का गैप आया हुआ है 4 4 का गैप आया हुआ है। करते हैं मेरे लाडले विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। निम्नलिखित में से संख्याओं का विषम युग्म छांटिए। भाई साहब 343 343 343 7 की क्यूब होती है, कितने की क्यूब है 7 की। 125 5 की क्यूब है, 27 3 की क्यूब है, 625 किसी की क्यूब नहीं होती, 625 किसी की क्यूब नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा 625 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से विषम युग्म छांटना है, मामला वही चल रहा है। 73 53 और क्या है 23, ये तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या है, जबकि 33 क्या है 33 भाज्य संख्या है। 33 क्या है मेरे लाडले विद्यार्थियों भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है भाज्य। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। आगे दिया गया देखना, निम्नलिखित संख्याओं का विषम, वैसे विषम युग्म छांटने वाले ही चल रहे हैं। 56 में 8 का भाग जा सकता है, 42 में 7 का भाग जा सकता है, 6 में 3 का भाग जा सकता है, लेकिन 128 में 12 का भाग पूरा नहीं जाता, इसलिए क्या रहेगा अपना अलग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से विषम युग्म में छांटने हैं। 15 की स्क्वायर 225 है, यहां से 12 की स्क्वायर 144 है, 13 की स्क्वायर कितनी होती है 169 है। यहां से अपन बात करें 15 दूनी 30 है, 12 दूनी 24 और 13 दूनी कितना आएगा 26 है। 17 की स्क्वायर 289 होती है, जबकि दी नहीं गई है, इसलिए क्या हो जाएगा अपने आप में अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा अलग है। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम युग्म में छांटना है। विषम युग्म क्या करना है अपने को छांटना है। क्या दिया गया है अपने को देखना भी एक बार। अपने को दिया गया है ओरम है, जर्मेनियम है, कार्बन है और सिलिकॉन। इसके अंदर ओरम अपने आप में क्या रहेगा अपना लाडले विद्यार्थियों अलग रहेगा। विषम रहेगा कौन सा ओरम रहेगा। कौन सा रहेगा ओरम। आगे अपन बात करेंगे निम्नलिखित में से शब्दों का विषम है, वही विषम युग्म की बात चल रही है। आंख भाई साहब बाहर से दिखाई देता है, नाक बाहर से खुलता है, बाहरी द्वार रहेगा इनके लिए, कान भी बाहर रहेगा, गुर्दा अंदर की ओर रहता है, तो गुर्दा अपने आप में क्या रहेगा अलग रहेगा। गुर्दा अंदर की ओर होता है मेरे लाडले विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम युग्म में छांटिए। दल, दल के बाद में कौन आया है हंस। हंस जो होता है हंस, उसके बाद में क्या रहेगा पशु समूह है, और उसके बाद में अपने पास में क्या दिया गया है झुंड दिया गया है। दल, दल का मतलब क्या होता है, दल बहुत सारे इकट्ठे हो जाए वो दल बन जाता है। झुंड की बात करें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं वो भी झुंड बन जाता है। पशुओं का समूह है वो भी एक प्रकार का झुंड है, दल है। हंस इसमें क्या रहेगा अपने आप में क्या रहेगा अलग रहेगा। करते हैं मेरे लाडले विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की बात। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम युग्म छांटिए। डॉलर, डॉलर रुपए, यूरो और डाका। डॉलर, डॉलर आपको पता है भी मुद्रा का ही रूप दिया गया है। रुपए है, यूरो है, डाका अपने आप में क्या है अलग है, विषम रहेगा। डाका क्या रहेगा, डाका क्या रहेगा विषम में रहेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मेरे लाडले विद्यार्थियों।
53 नंबर क्वेश्चन की करेंगे बात अपन है। बहुत ही आसान सा पेपर है। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम युग्म अपने को क्या करना है, छांटना है। विक्टोरिया स्मारक कहां पर है, कोलकाता में। कोणार्क एक मंदिर है, कोणार्क एक क्या है, मंदिर। जबकि विक्टोरिया स्मारक है। इंडिया गेट भी अपने आप में स्मारक है और ताजमहल भी अपने आप में क्या है, स्मारक है। जबकि कोणार्क एक क्या है, उड़ीसा का मंदिर है। कोणार्क उड़ीसा का क्या है, मंदिर। इसलिए अलग ये हो जाएगा, बी आंसर इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्दों का विषम युग्म में छांटिए। आदमी, कक्षा, फूल, फूलों का गुलदस्ता होता है। मधुमक्खियों का झुंड होता है। अंगूरों का गुच्छा होता है। आदमियों की कक्षा नहीं होती भाई साहब। ये अपने आप में क्या रहेगा मेरे लाडले विद्यार्थियों, अलग रहेगा। शब्दों का विषम युग्म की वही बात, राजा के लिए महल होता है, पक्षियों के लिए घोंसला होता है, घोंसले में रहते हैं पक्षी, महल में रहते हैं राजा। अपन बात करें बाज, सूप, सूरों का क्या होता है, बाड़ा। तो बाज और सूप ये थोड़ा सा इससे क्या रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा। विषम अंक की अगर बात करना चाहे तो विषम अपने पास में क्या आ जाएगा, बाज का क्या रहेगा, सूप रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाज का क्या रहेगा, सूप रहेगा। देखना आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम युग्म में छांटिए। हेमिस, कुचिपुड़ी, सतिया और एक क्या है, कथकली। ये सारे विद्यार्थियों शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं। किसके नाम दिए गए हैं, शास्त्रीय नृत्य का क्या दिया गया, नाम दिया गया है। इनकी अगर बात करना चाहूं तो देखना आप एक बार, ये कुचिपुड़ी कहां का है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहां का है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कौन सा भाई साहब है, कुचिपुड़ी कहां का रहेगा, आंध्र प्रदेश का क्या है, नृत्य है। कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहां का है, ये रहेगा अपने पास केरल का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। और सतिया है ये असम का, कहां का है, असम का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, हेमिस, हेमिस क्या है, हेमिस एक नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर में है, पुराना है। हेमिस कोई नेशनल पार्क क्या है, पुराना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए आंसर इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम युग्म छांटिए। भाई साहब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, 0 1 2 3 4। पूर्णांक संख्या माइनस वाली, प्लस वाली, जीरो सभी को शामिल कर ले, पूर्णांक संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 सारी प्राकृत संख्याएं होती है। अप्रिमेय संख्या अपने आप में इसमें क्या रहेगी, अलग रहेगी। यानी अंडरूट की जो संख्याएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, अप्रिमेय संख्या कहा जाता है। मेरे लाडले विद्यार्थियों ध्यान देना, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन अप्रिमेय संख्या अपने आप में क्या है, अलग रहेगी। अप्रिमेय संख्या वे होती है जिनको p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, वह क्या कहलाती है, अप्रिमेय संख्या कहलाती है। करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की बात। 58 नंबर क्वेश्चन की करते हैं अब बात। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम युग्म छांटना है। अंगूर, फूल गोभी, सेब और केला। ये तीनों तो फ्रूट आ गए, अंगूर, सेब और क्या आ गया, केला। फूल गोभी एक सब्जी का नाम है, अपने आप में क्या रहेगी, अलग रहेगी। बी आंसर इसका सही माना जाएगा। यहां से अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम युग्म फिर छांटना है। चेन्नई, मुंबई, झारखंड और अपने पास में क्या रहेगा, दिसपुर रहेगा। क्या रहेगा अपने पास में, दिसपुर रहेगा। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई कहां की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी है। बॉम्बे कहां की राजधानी है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। बॉम्बे जो है कहां की है, महाराष्ट्र की राजधानी है। बॉम्बे कहां की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। दिसपुर कहां की है भाई साहब, दिसपुर असम की राजधानी है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। लेकिन झारखंड एक राज्य है, इसलिए अपने आप में क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसलिए अपने आप में क्या रहेगा, ये अलग रहेगा। आगे देखो भाई साहब, मुर्गा की पत्नी का नाम मुर्गी होता है। क्या होता है, मुर्गी। मुर्गा और मुर्गी। शेर के साथ में शेरनियां अच्छी लगती है। शेर के साथ में क्या अच्छी लगती है, शेरनियां। यानी शेर की पत्नी को आप शेरनी कह सकते हो। भाई साहब भाई की पत्नी जो होगी वो भाभी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भाभी कहलाएगी। लेकिन भालू के साथ में सावक, सावक एक बच्चा होता है। सावक एक क्या होता है, बच्चा। इसलिए अपने आप में क्या रहेगा, अलग रहेगा। बाकी तो एक लेडीज डिपार्टमेंट आया, एक जेंट्स डिपार्टमेंट आया और इसके अंतर्गत सीधा दे दिया गया भालू का शावक। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। यानी अब क्वेश्चन शुरू हो गए मेरे लाडले विद्यार्थियों अपने मैथ के। कौन से क्वेश्चन शुरू हो गए, मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना।
निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? 18 से विभाजन का नियम क्या है वो देखना आप एक बार, जिसमें 2 का भाग जाए और जिसमें किसका भाग जाए? 9 का या 3 का, एक ही बात है। 2 का भाग जाएगा तो अंतिम अंक सम चाहिए। अंतिम अंक क्या चाहिए? सम। सम आ रहा है, सम आ रहा है, सम आ रहा है, सम नहीं आ रहा, तो इसका उत्तर क्या आएगा? डी आंसर इसका क्या रहेगा? सही रहेगा। मैथ के क्वेश्चनों को सीधा देखते ही ऑप्शनों से हल करना है। 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर जो होगा वह 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 है 21। 21 में कितना जोड़ूं? 21 में आप बताओ भी। 21 0, 21 में 9 का भाग नहीं जाएगा, 1 जोड़ेंगे 22 में नहीं जाएगा, 21 और 6 27, 27 में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब कौन सा आंसर आएगा? सी आएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना आप एक बार, नियम क्या कहता है 9 से विभाजन का? नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि यदि संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 9 का भाग जाएगा। ये लो भाई साहब, कितना आ जाएगा? 6। 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या बनेगा? 67 की घात कितनी है? 67, और प्लस में कितना है? 67। 68 से भाग देना है, इसको क्या लिख सकते हो? 67 की घात 67 है प्लस 1, प्लस में कितना लिखा जा सकता है? 66। कितना लिखा जा सकता है? 1, यानी 68 बन गया। ये 68 बन गया। 68 में भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 1 की घात 67 हो सकती है ना, चला जाएगा। चला जाएगा तो बताओ शेष क्या बचेगा? 66। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 66 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 66 रहेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। क्या आया है देखना भाई साहब, बहुत ही आसान है। 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या है? 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग 1 से लेकर 100 तक। लास्ट में कौन आ रहा है? 100। 100 का आधा 2 बार 50 50 कर दो, अंकों का योग कितना आएगा? 50 50 से आएगा। कितना आएगा? 50 50 से आएगा। अंकों का योग इसी प्रकार से अपने द्वारा क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है, अपने द्वारा निकाला जा सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, यहां से अपन बात करें तो या इस प्रकार से किया जाता है, n/2a प्लस l से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। n कितना है? 100/2 50 आ जाएगा, 1 प्लस में 100 101 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो यही आएगा 50 50। इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। भाई साहब इकाई के स्थान पर अंक बताना है, अंतिम संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करो, कर दो। 7 5 35 है, 35 में 5 5 8 40, 0 आ गया। 0 आगे कोई भी संख्या है उसको क्या बना देगा? 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0, यानी अंतिम अंक क्या आएगा? 0। 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? 80 और 90 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है भाई? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 80 और 89 के बीच में 83 और कितनी होती है? 89, 2 ही तो होती है, 83 और 89। 83 और 89, 83 उत्तर आ नहीं सकता, 89 उत्तर आ नहीं सकता, गुणनफल पूछा है, इतना ज्यादा हो नहीं सकता। सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? सही रहेगा। 9 या 27, लास्ट में 7 आ रहा है, इतनी बड़ी संख्या वैसे भी आएगी नहीं। सी आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? सही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन सभी को आएंगे, क्वेश्चन वहां पर सभी को आएंगे, लेकिन जल्दी से जो क्वेश्चन को हल कर पाएगा वही विद्यार्थी इस एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाएगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 25 सम संख्याओं का योग n/2 a प्लस में l, अभी करके बताया है, n/2। वैसे तो आप n+1 से कर ही सकते हो इसका सीधा, और कितना आ जाएगा? 650 से आ जाएगा। फिर भी अब ध्यान दे लो, 25/2 गुणा a प्लस l, 2 प्लस में 50 कितना आएगा? 52। प्रथम पद तो 2 है, l अंतिम पद कितना है? 50। यहां से 2 से काटा कितनी बार है? 26 बार। कितना आ जाएगा? गुणा करोगे 650, कितना आएगा? 650। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मेरे लाडले विद्यार्थियों। ये लो भाई साहब 68 नंबर क्वेश्चन की करेंगे बात। क्या आया है देखना, 999 998/999
गुणा में 999 बराबर है 999 999 से कट ही जाएगा बाद में, लेकिन कब कटेगा? जब ये गुणनफल कर दिया जाएगा। अपने को 999 को 999 से गुणा करना है और कितना जोड़ना है? 998 जोड़ना है। जोड़ दो 998 999 आ जाएगा। ये लो 998 और 999 आएगा। 999 से 999 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब ये गुणा किया जाएगा ना तो क्या आ जाएगा? 998 और 999 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, गुणनफल आप करके देख सकते हो, गुणनफल आपके द्वारा किया जा सकता है। कितना आ जाएगा? 998 और 999, सीधा 999 से 999। इस संख्या को इससे गुणा किया जाता है, ऊपर वाली संख्या जोड़ी जाती है। क्या की जाती है? जोड़ी जाती है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अपने को क्या देखना है भाई साहब? संख्या बताओ भी लाडले विद्यार्थियों, आप भी एक दो क्वेश्चन का आंसर तो आपको भी देना है ना। बताओ भी इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? किस किस का भाग जा रहा है? 3 का, 9 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का। इनके नियम आपको बताए गए ना सारे के सारे। इन नियमों में देखो भी किसका भाग जा रहा है। जल्दी से बता दो मेरे लाडले विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर कितने की बात चल रही है अपनी? क्वेश्चन नंबर आ गया है अपने पास में। देखना 17 का भाग जा रहा है क्या? मेरे हिसाब से 17 का भाग इसमें जा रहा है। 17 का भाग मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? जाएगा। देखना 323 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 323 में अगर बात करें 3 2 5 3 8, 3 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। इनका तो भाग जाना नहीं है। सम संख्या आई नहीं है तो सम का भी जाना नहीं है। 17 का भाग जा सकता है। 17 का लगा कर देखेंगे। 17 का लगा लो। 17 एकम 17, 12 में से 7 गया, कितना आ गया? 5, 2 में से गया 1, 53, 17 निमा 153। मतलब एक 17 का जा रहा है और एक किसका जा रहा है? 19 का। यानी 2 गुणनखंड बन जाएंगे भाई साहब। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक 17 का भाग जाएगा और एक किसका जाएगा? 19 का भाग जाएगा। संख्या 11 से विभाजित है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ध्यान रखना 11 से विभाजन का नियम क्या कहता है? सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग व विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग व उनका अंतर कर दिया जाए। देखना स्टार प्लस में 8 है, स्टार प्लस में 8 है, प्लस 3 प्लस में कितना है? 4 है। इनका अंतर करना है भाई साहब। अंतर क्या आना चाहिए? 11 या 0। यहां पर क्या रखूं? 5 रख दूं। 5 प्लस में 8 13, 13 में से 4 गया, नहीं आएगा। 7 रख दूं। 7 प्लस में 8 15 में से 4 गया, कितना आ गया? 11। क्या रखा जाएगा? स्टार की जगह 7 रखा जाएगा तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ सकता है। यानी सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग वह विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए या 11 से विभाजित कोई संख्या मिलनी चाहिए। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। 1.11 0.001 इनका औसत निकालना है। कर दो भाई साहब। 1.11 आगे क्या दिया गया है? 0.01, आगे क्या दिया गया है? 0.001, आगे क्या दिया गया है? 0.0001, आगे क्या दिया गया है? 0.11। ये लो योग करो। 1 1 1 2 3 1 और 2 और 1 1.23 1 औसत निकालना है। संख्या गिनो 1 2 3 4 5 बट्टा में कितना आएगा? 5। 5 से काटो इसे, यहां से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 3 5 का 20, 3 1 5 का 30, 0.246 0.246 का इसमें ऑप्शन ही नहीं आया है। चारों ऑप्शन इसमें क्या रहेंगे? गलत रहेंगे। सही आंसर रहेगा 0.246। जो इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया है स्टार लगा देना, अभी बोनस रहेगा इसके लिए। हाँ, इसमें आंसर क्या आएगा? 0.246। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई साहब देखना 30 का औसत 40 है, 30 गुणा में 40 टोटल हो गया। 40 का 30 है, 40 गुणा में 30, 30 और 40 कितने हो गए? 70। 4 3 12, 4 3 12, 2400 बटा 70, 2400 बटा 70। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 3 21 है, 3 0, 7 का 28, 2 0 2 0 2 बच गए, बटा में 7, 34 सही 2 बटा 7। इनका औसत क्या होगा? औसत कैसे निकाला जाता है? संख्याओं, कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, भाई साहब औसत कितना है? 7 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर रहा हो तो औसत में भी 7 औसत भी 12 गुना हो जाएगा। 12 साथी कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 12 साथी कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत है। x संख्याओं का औसत y है तो x गुना में y क्या हो गया? xy। y संख्याओं का औसत x है तो y x क्या आ गया? yx। xy यही आ गया। अब पूछा है कुल औसत, तो x y प्लस में xy बट्टा में x प्लस y। xy और xy कितने हो गए? 2xy बट्टा में x प्लस y। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, 2xy बट्टा में x प्लस y इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्या दिया गया देखना, 10, 12, 16, 20, P और 26 का औसत 17 है तो P का मान याद कीजिए। कर दो भाई साहब, 12 और 10 22 है, 22 और 16 38 है, 38 और 20 है, 48 और 10 58 है, 58 और 2 60 है, 60 और 24 84, 84 प्लस में P बट्टा में 1 2 3 4 5 6 बट्टा में 6 बराबर 17 छिके 102। 102 में से 84 घटा दो, क्योंकि 84 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। 102 में से कितने जाएंगे? 84। 16 और 2 18। बी आंसर रहेगा भाई साहब। संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या अपने पास में आएगा। औसत 17 दे रखा है, बराबर 17 रख दिया जाए। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? 6.5। 8 संख्या है क्या? पहली x मान ली, फिर x प्लस 1 मान ली, ऐसे मानते मानते अपन 8 है तो x प्लस में कितनी मान ली? अपने पास में 7 मान ली, यानी टोटल हो गया अपने पास में 8x हो गया। प्लस देखो 7 और 6 13, 13 और 5 है 18 और 4 है 22, 22 और 3 है 25, 25 और 2 27 और 1 है 28। भी ऐसे ही जोड़ेंगे, देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 है 28, बराबर कितना है अपने पास में? औसत 6.5 है। संख्या कितनी है? 8 है, बट्टा में 8 आएगा, 8 इधर जाते ही गुणा में हो जाएगा, बट्टा में 8 बराबर 6.5। 8 5 40 की 0 असल 4 है, 48 और 4 52, 52 घटा दो भी 28 में से। 8x बराबर 52 में से 28 गए, कितने बच गए? 24। x बराबर 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 3। छोटी संख्या 3 आ गई, छोटी 3 आ गई, बड़ी कितनी आ गई? x प्लस में 7 है, 3 प्लस 7 10 आ गई। 2 संख्या है, बट्टा में 2 13 बट्टा में 2 कितना आएगा? 6.5 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 6.5 रहेगा भी। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 से कम क्या पूछा गया अपने को? विषम संख्याओं का क्या पूछा गया मेरे लाडले विद्यार्थियों? औसत पूछा गया है। 100 से कम संख्याओं का क्या पूछा गया अपने को? औसत पूछा गया है। बिल्कुल सीधा सा रहेगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम संख्या पहली 1 है, 100 से कम 99 बट्टा में 2 यानी 100 बट्टा 2 औसत कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। 50 आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? सही रहेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया गया? 3 संख्याओं का औसत स्तर है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है। तीसरी x है तो ये 2x है तो ये कितनी है? 4x। ऐसा ही दिया गया। दूसरी दोगुनी हो गई, ये पहले वाली क्या हो गई? इससे दोगुनी हो गई। तो पहली संख्या होगी 4 और 2 6 और 1 7, 7x बराबर स्तर, तो x बराबर कितना आ गया? स्तर ही है ना। 3 संख्याओं का औसत स्तर है भाई साहब। औसत है स्तर, औसत कितना है? स्तर। ऐसे नहीं भाई साहब, 4 और 2 6 और 1 7। ये लो भाई, तीनों का योग करेंगे कितना आ गया? 7x बट्टा में 3 संख्याओं का औसत स्तर है तो तीनों संख्या कितनी हो गई? स्तर गुणा में 3, 3 7 21 का 1 असल 2, 3 7 21 और 2 कितना आ गया? 23, 231 हो गई। 231 तो x बराबर 231 बट्टा में 7, 7 या 21 है, 7 या 21, x का मान आ गया 33। क्या पूछा है? पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या 4x है, 4 गुणा में 33,
33 चौका कितना आ गया 132, कितना आएगा 132 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगला 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि इनमें एक संख्या 17 को 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 17 को 31 में बदला है यानी संख्या बढ़ गई 14, क्योंकि 17 13 और 1 14 ही बढ़ी है ना, बिल्कुल 14 बढ़ गई। बढ़ेगी कितने भागों में 18 भागों 7 भागों में, तो 7 दूनी 14, 2 बढ़ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। पहले कितना था 18 औसत, अब औसत कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, बिल्कुल भी। अब इसका औसत कितना हो जाएगा अपने पास में 20 औसत हो जाएगा। मेरे लाडले विद्यार्थियों, एसएससी जीडी के पहले पेपर के लास्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, जो जल्दी से जल्दी आपको करवाने की कोशिश की गई है। आपका जो टाइम होता है 1 घंटा, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्वेश्चनों को कोशिश की है मात्र और मात्र 50 मिनट में ही आपको पेपर सोल्व करवा दिया गया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। औसत कितना ज्यादा करना है 4 करना है, पारी हो जाएगी 11, 11 चौके कितना ज्यादा करना है 44। पहले कितना था 32, 4 2 6, 4 और 3 कितना आएगा 7। भाई साहब पहले बात तो ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक डिलीट हो रहे हैं, तो बताओ कौन सा आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा ए रहेगा। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ना, आगे आने वाले टेस्टों में भाग लेना, आपको विश्वास दिलाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा और ये पेपर आपके लिए क्या रहेगा बेस्ट रहेगा। 10 पेपरों की टेस्ट सीरीज है जिसका पहला पेपर आज हल करवा दिया गया है, बाकी का दूसरा पेपर कल आपको हल करवा दिया जाएगा। जय हिंद मेरे लाडले विद्यार्थियों, मिलते हैं कल वापिस।